नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, प्रधानमंत्री जी जब से नागपुर का दौरा करके आए हैं, तब से लगातार सिर्फ उनको रिटायर करने की ही कवायद चल रही है। लगातार ये कहा जा रहा है, संजय राउत ने उसमें और आग में घी डालने का काम कर दिया। वो कह रहे हैं कि वहां वो रिटायरमेंट की अर्जी लिखने गए थे, रिजाइन वो लेटर लिखने गए थे। और आखिर लगातार उनको रिटायर कराने की इतनी जल्दी में क्यों है? पूरा विपक्ष, तमाम सोशल मीडिया, सारी चीजें, इनफैक्ट अब तो डिजिटल मीडिया में भी उसको लेकर के चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की थोड़ी थोड़ी मजबूरी है, अभी कहीं ना कहीं वो मजबूरी दिख रही है। क्यों इतनी जल्दी में है लोग मोदी जी को रिटायर करने के? मोदी जी 2047 के सपने दिखा रहे हैं, भारत को दुनिया की दूसरी पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात वो कर रहे हैं, और लोग जो है रिटायर करने की जल्दी में। क्या मोदी जी रिटायर होंगे? क्या वास्तव में पहला सवाल ही मेरा ये, क्या मोदी जी रिटायर होंगे? राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। कई बार ना आप अपने सवालों से बहुत ज्यादा धर्म संकट में डाल देते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, मोदी जी रिटायर होने के लिए आए हैं क्या गुजरात से चल के दिल्ली? आपको उनकी किसी भी भाव भंगिमा से, किसी भी उनकी जो कीर्तन मंडली है उनके चारों तरफ की, उसकी किसी उससे लगता है कि मोदी जी रिटायर होने के किसी मूड में भी? जब उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल भी घोषित कर दिया, तो उसके बाद तो एज तो एक फैक्टर रहता ही नहीं। नॉन बायोलॉजिकल की तो एज होती ही नहीं। ये बेसिकली दो तीन चार लोग हैं जो विघ्न संतोषी, एक दो तो मैं और आप हो गए, एक केजरीवाल हो गए, और दूसरा संजय राउत हो गए। ये बीच बीच में बीजेपी का जो आराम का जो पूरा बढ़िया चल रहा है, विश्व गुरु का पूरा, उसमें हम लोग खलल डाल देते हैं रह रह करके। कभी तो ये संजय राउत कर देते हैं कि भाई वो तो रिटायरमेंट की अर्जी लिखने आए थे। रिटायरमेंट के लिए अर्जी नहीं लिखनी होती, रिटायरमेंट इज ए ऑटोमेटेड प्रोसेस अगर किसी के लिए वो हो, लेकिन वो मानव मात्र के लिए होता है, नॉन बायोलॉजिकल के लिए नहीं होता। दूसरा, चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी हरकत की, दुखती पे चार्ट रख दिया। उन्होंने क्या कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे, फिर उसको ले आएंगे जो है योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद आपने अमित शाह का देखा किस तरीके का रिएक्शन आया। उससे पहले राजनाथ का रिएक्शन आप देख चुके। अब हाल में देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन देख चुके। देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या कहा, वो सुनना कोट अनकोट बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने भेजा भी था आपको, सुनिएगा उसको ध्यान से। वो क्या कह रहे हैं कि पिता के रहते हुए विरासत की बात नहीं की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात वो औरंगजेब से जोड़ करके उसको कहीं ना कहीं कह रहे हैं, लेकिन उसकी एक दूसरी ध्वनि भी है। और वो उस औरंगजेब के बारे में कहता है उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया, पिता को कैद कर दिया, तब वो जाकर के वो बन गया। मोदी जी जब आए थे तो उस समय कौन था लीडर? अडवाणी जी थे। अडवाणी जी को रातों रात मार्गदर्शक मंडल में किसने भेज दिया? अडवाणी जी थे ना, उस मीटिंग में नहीं गए ना वो। उस उनके रहते हुए तब उनकी विरासत कैसे लिख दी गई मोदी जी के नाम? मुरली मनोहर जोशी भी बहुत ही सीनियर लीडर थे। तो बेसिकली देवेंद्र फडणवीस में यहाँ तो नंबर बना लिए, ठीक बात है, मोदी जी के दरबार में नंबर फर्स्ट क्लास हो गए उनके। पत्नी उनकी ने तो पहले ही कह दिया था सर। पत्नी तो 2022 में घोषित कर चुकी है। पत्नी का तो वो दिखाइएगा आप, मैंने भेजा आपको वो। उसमें बाकायदा उन्होंने 2022 में नागपुर के एक स्टेज पर बैठ करके ये कहा कि साहब मोदी जी आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता हैं, आधुनिक भारत के। तो फिर पूछा कि साहब गांधी जी कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी पुराने भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो ये आप सोचिए एक बात कि केवल ये फडणवीस नहीं है, ये जो मोदी जी का पूरा इकोसिस्टम है बीजेपी के अंदर, जो उनके कंफर्ट जोन के लोग हैं, वो ये लगातार बनाते हुए आ रहे हैं। लगातार मोदी जी को राष्ट्रपिता कहने वाली, मतलब देखिए आप, फडणवीस, और उस समय क्या थे, फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सीएम नहीं थे बाय द वे। उस टाइम एक तरीके से वो को भवन में थे, अपने से जूनियर के नीचे नौकरी कर रहे थे। उस टाइम शिंदे मुख्यमंत्री थे, ये उनके उनके यहाँ नौकरी करते थे। डिप्टी सीएम तो नौकरी करता है भाई। उस समय उनकी धर्मपत्नी मोदी जी को राष्ट्रपिता घोषित करी थे आधुनिक भारत का। अब आपकी समस्या क्या है कि आप मोदी जी को रिटायर करने पे तुले हुए हैं। बेसिकली मोदी जी को एक बात समझ में आ चुकी है, कोई भी आदमी स्वीकार ना करे या ना करे या ना करे, मोदी जी खुद तो कभी रिटायर होंगे नहीं, ये तो आप लिख के रख लीजिए। अपनी इच्छा से कभी रिटायर नहीं होंगे वो। वीआरएस वाली स्कीम उनके लिए लागू नहीं है। वो स्कीम जो 75 साल का जो पैरामीटर बनाया था, जो क्राइटेरिया बनाया था, वो किसी के लिए भी हो सकता है। वो दो का नाम मैंने बताया, मुरली मनोहर जोशी का, उसके बाद अपना आडवाणी जी का था, उसके बाद आपको ध्यान होगा अरुण शौरी चले गए, यशवंत सिन्हा चले गए, पता भी नहीं लगा कहां गए। लेकिन इनके लिए नहीं है वो, मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी तो खुद कानून बनाने वाले हैं। तो मोदी जी अपने आप को रिलैक्सेशन तो उन्होंने माइनस ही किया होगा ना, जब नॉन बायोलॉजिकल इज ऑलवेज ओवर एंड अबाउट दीज रूल्स। तो उन्होंने खुद ही कानून लिखा, तो उसमें खुद इन्वॉल्व थोड़ी होंगे वो। बेसिकली क्या चीज है, आज की तारीख में भाजपा के अंदर, कैन यू इमेजिन कि कोई अफोर्ड कर सकता है ये बात कहना कि भाई मोदी जी रिटायर हो जाएंगे? आंसर इज नो, नोबडी विल।
असली समस्या क्या है कि जो हम 2 दिन पहले भी बात कर रहे थे कि मोदी जी की समस्या नहीं है। मोदी जी को तो केवल एक चीज चाहिए कि वो सत्ता को अगर उनको छोड़नी भी पड़ जाए तो बिना पद के ना रहे, प्रधानमंत्री से हटे, राष्ट्रपति जा बने। अडवाणी जी की भी इच्छा थी बहुत लंबे समय तक कि किस तरीके से राष्ट्रपति वाला दाव लग जाए, लेकिन वो नहीं लगा। उससे पहले वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उनका भी मन था कि वही पुराने लोग थे, साउथ के सबसे सीनियरों में से एक थे पार्टी के, उनको भी नहीं बनाया। आज वो कहाँ है पता भी नहीं किसी को। तो बेसिकली मोदी जी की इच्छा ये है कि एक कोई ऐसा पद मिल जाए जिसमें उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनी रहे। कल को नहीं। बीजे कल को बीजेपी की अगर सत्ता चली भी जाए राय साहब, तो कोई हम्म। ऐसी बात ना हो कि कोई पिछला मामला खुल जाए, दुनिया भर के मामले कोई मामला खुल जाए और मुश्किल पड़ जाए। तो अगर वो नहीं, रिटायर भी लेकिन अभी होना भी चाहेंगे अभी तो भी सर प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ना पड़ेगा ना, वो फिर तो रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी ना, फिर जो सवाल है वो गलत कहाँ है? नहीं, अगर मैं कह रहा हूं अगर उनको छुड़वाया भी गया तो किसी शर्त पर ही छोड़ेंगे वो। मान लीजिए प्रधानमंत्री पद से छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, अडवाणी जी कोई खुद से मर्जी से साइडलाइन थोड़ी हुई थी 2013 में, उनको भी ईज आउट किया गया ना। तो एक स्टेज तो आएगी ना जब मोदी जी को भी ईज आउट करने की बात आएगी। वो आ जाती है, 6 महीने बाद आती है, 17 सितंबर को आती है, अगले साल आती है। भाई अमित शाह तो ये कह चुके हैं 2029 में भी चेहरा होंगे। राजनाथ जी उससे आगे बढ़ के 29 और 34 की भी बात कर चुके हैं। ठीक है ना। एक मतलब तो साफ है ना कि मोदी जी इज इन नो मूड टू रिलेंट। अब सवाल ये कि अगर आरएसएस उनकी रिटायरमेंट की कोई बात की प्लानिंग करता है और फोर्स करता है तो उसकी कोई बार्गेनिंग टर्म तो होंगी ना। उसकी 2 बार्गेनिंग टर्म तो मिनिमम मान के चलिए आप, प्रोफेशनली स्पीकिंग। एक, उनका सक्सेसर कौन होगा, उसमें वो चाहेंगे कि थोड़ी बहुत उनकी बात मानी जाए। और दूसरा कि उनका क्या होगा, उनको एक रेस्पेक्टेबल पैसेज दिया जाए। और प्रधानमंत्री रहने के बाद 3 टर्म का रेस्पेक्टेबल पैकेज क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति बना दो। तो राष्ट्रपति का पद तो अभी खाली है नहीं। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा, जब प्रेजेंट टर्म पूरी होगी, तब वो सोचा जाएगा, तब देखा जाएगा। जो 400 सीटों की बात की जाती थी राय साहब, वो इसीलिए की जाती थी कि भाई प्रधानमंत्री पद के लिए ही है, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, सारी पुतिन की तरह वहां पे सारी शक्तियां चली जाएंगी। उस तरह का कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। मोदी जी अपनी इच्छा से पद छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आरएसएस कब इस पूरे मोड के अंदर आता है नहीं आता है वो देखने वाली बात होगी। इतनी चीज जरूर है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उससे एक बात आपको माननी पड़ेगी कि चीजें उतनी स्मूथ नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री के बारे में और बीजेपी के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई पिता के रहते विरासत की बात नहीं की जाती। इसका मतलब तो आरएसएस को भी कहीं ना कहीं एक सिलेबस पकड़ा रहे हैं ना कि मोदी जी पिता है। इसका मतलब उनका जो कॉमा फुल स्टॉप शब्द है ना जो कल का फडणवीस का, वो बेमायने बिल्कुल नहीं है राय साहब। ये मत सोचिएगा आप, उनका एक एक शब्द नपातुला है। और हमेशा होता है जिस व्यक्ति की नॉन पॉलिटिकल धर्मपत्नी प्रधानमंत्री को उप मुख्यमंत्री की पत्नी होते हुए राष्ट्रपिता घोषित कर दे स्वतः स्फूर्त, वो ऐसी जरूरत नहीं थी ना। कभी मोदी जी ने भी ऐसा चाहा होगा कभी, कभी से पहले कर दे। राष्ट्रपिता वगैरह बाद की बातें होती, लेकिन पद पर रहते हुए राष्ट्रपिता बना देना, हम्म। इसके पीछे मंशा है। और वो कितने श्रूड हैं, बीजेपी को इकोसिस्टम को कितने बारीकी से जानते हैं, कैसे किसी को खुश किया जाता है, कैसे किसी की गुड बुक्स में आ जाता है। ये केवल फडणवीस नहीं, उनकी धर्मपत्नी भी अच्छे से जानती। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन आपने अभी एक चीज कहा कि जैसे भाई सत्ता से आज नहीं तो कल उनको हटाना ही पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति बनेंगे। नंबर एक। नंबर दो, कि अगर अमित शाह साहब का जिक्र आया, भाई मोदी जी के लिए अगर इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे कंफर्टेबल व्यक्ति है जो पावर में रहे और मोदी जी सेफ रहे तो वो अमित शाह है, इकलौता नाम, उसके अलावा कोई नाम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन संघ क्या अमित शाह साहब को प्रधानमंत्री बनने देगा? और अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री संघ नहीं बनने देगा तो मोदी जी क्या करेंगे? क्या मोदी जी अमित शाह साहब को कुर्बान करेंगे? जैसे वहां भेज करके इन्होंने करवाया ना मुकदमा, अमित शाह के ऊपर हो गया, मोदी जी कुछ नहीं बोले। तो क्या मोदी जी इस चीज के लिए एग्री करेंगे अगर संघ कहेगा ठीक है हम आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, लेकिन अमित शाह को हम कुछ नहीं बनाएंगे, अमित शाह का काम खत्म? अब राय साहब, अगर मोदी जी का अगर इतना लव लॉस्ट होता, जब वो अगर वो इतने ही पावरफुल होते, देखिए मुख्यमंत्री हो जाना, प्रधानमंत्री हो जाना एक बात है, लेकिन आरएसएस जैसे सिस्टम के अंदर अपनी पूरी की पूरी बात चला पाना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप चीजों का क्रोनोलॉजी समझिए। जब मोदी जी गुजरात की सत्ता खाली करके आ रहे थे, उस समय अमित शाह की जीवन की एकमात्र इच्छा क्या थी कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाऊं। बने क्या वो? बने? उसके बाद 3 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके।
आज तक बन पाए? नहीं बन पाए। जब मोदी जी दिल्ली आए तो उनका दिल्ली के अंदर उतना बड़ा क्लाउड नहीं था कहने को। उन्होंने सारे मान मर्यादाओं, जितनी भी परंपराओं, सबको तोड़ते हुए उनको पार्टी का अध्यक्ष बनवाया कि नहीं बनवाया? प्रधानमंत्री खुद गुजरात से और पार्टी का अध्यक्ष भी गुजरात से। आपको क्या लगता है कि आरएसएस में बेचैनी नहीं हुई होगी? खूब बेचैनी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए ना, चाहकर भी नहीं नहीं, बनवा लेकिन पाए। वो तो अमित शाह चाहते थे ना मुख्यमंत्री बनना, मोदी जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना। लेकिन अब तो मामला उल्टा है ना। अब तो मोदी जी ही चाहेंगे कि अमित शाह के पास पावर आए ताकि वो सेफ रहे, मोदी जी सेफ रहे। जब आप किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बना दे जाओगे? आपके कहने से बना देगा कोई? और जब आपको एक तो होता है आप अपनी इच्छा से जा रहे हो कि भाई मैं 75 का हो गया, मैं जा रहा हूं, मेरी जगह फला को बना दीजिए। आप खुद नहीं छोड़ के जा रहे, माफ कीजिए, उनको ईज आउट किया जाएगा। मैंने पहले कहा ये, अपनी इच्छा से नहीं छोड़ेंगे वो। और जब आपको ईज आउट किया जाता है तो आपकी केवल ये बात मान ली जाएगी कि आपका क्या करना है फ्यूचर में, ना कि आपके चेले चपाटों का क्या किया जा रहा है। दूसरा, जो आरएसएस का तजुर्बा रहा है पूरा गुजरात लॉबी के साथ ओवर ए पीरियड ऑफ से अबाउट 2013 टिल नाउ, 12 साल हो गए, 11 साल हो गए, तब 12वां साल शुरू हो गया। अब तक आप देखिए कि आरएसएस सारी मौज मस्ती है, सारी चीजें हैं, सब कुछ मिल गया, लेकिन जो ओपनली उनकी से होनी चाहिए, जेड प्लस भी लिए घूमते हैं, तमाम चीजें, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चार्टेड से चलते हैं, कोई भी वो नहीं है, लेकिन जो जो वो चाहते थे क्या वो पूरा कर पाए? जो व्यक्तिगत, उसके हिसाब से जवाब है ना। तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा कि भाई हम उतनी स्वच्छता के साथ, अटल जी के टाइम में क्या था, आरएसएस और उसकी तमाम जो वो थे संस्थाएं, वो रोज झंडा उठाए खड़ी रहती थी, कभी विदेश नीति के ऊपर, कभी वाणिज्य नीति के ऊपर, कभी किसी ने स्वदेशी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। अभी आपको कोई दिखाई देता है क्या? सारे घर बिठा दिए। तो बेसिकली क्या है कि अच्छा, अमित शाह को तो अगर आप देखें, मोदी जी के प्रिय हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस के प्रिय वो कब रहे? अमित शाह आरएसएस की मजबूरी है ड्यू टू मोदी। और जब आरएसएस मोदी को मजबूरी नहीं मानेगा तो फिर अमित शाह को क्या समझेगा? ये समझने की बात है ना। मोदी तो मजबूरी हो सकते हैं भाई, उनके नेतृत्व में सरकार बना के आए, जैसे भी बना के आए। कल को अगर इस बात की भी जांच हो जाए कि चुनाव के परिणाम कैसे आए थे, महाराष्ट्र के परिणामों में क्या हुआ है, तमाम स्टेट्स के अंदर क्या हुआ है, कल को कोई ट्रंप जैसा फजुलाई के दिवा बैठ करके ये हुआ था, समझिए बात को, फिर क्या होगा? डर्टी ट्रिक्स बहुत सारी हुई हैं देश के अंदर, और जिनका हमारे देश में कोई माने ना माने, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन ट्रंप जैसे तमाम लोग वहां बैठे हैं जिनकी डायरेक्ट दिन में 4 बार बात होती है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से। उसने उनको क्या क्या बता रखा है, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान को उसने दिए। कल को अगर ये बात खुलेगी, देन वेयर डू यू गो? आप कहां छुपेंगे? वो हम्म। उन सबको एग्जीक्यूशनर कौन था? मोदी जी तो टॉप पे बैठे हैं, नंबर 2 पे कौन थे? एजेंसियां कौन चला रहा था? चुनाव आयोग को कौन डिक्टेशन दे रहा था? चुनाव आयोग के शेड्यूल कौन बना रहा था? सारी की सारी मैनिपुलेशंस कौन कर रहा था? तो सर आज जो हमें चीज आपका एसेट है, राय साहब एक चीज समझिए, जब आप ताकत में हैं, आपकी शक्तियां आपका एसेट हो सकती हैं, लेकिन कल को कोई ऐसी बात आए तो वो सबसे बड़ी लाइबिलिटी भी होती है आपकी, ये मत बोलिए। जो आपके कारनामे हैं वो आपको कहीं भी फंसा सकते हैं, और ऐसे दौर में जहां ट्रंप जैसे लोगों के हाथ में पता नहीं क्या क्या आ गया दुनिया का, पता नहीं क्या बोल दे वो, कल क्या सबूत ले आए, देन वेयर डू यू गो? ये सारी चीजें भी तो ध्यान रखनी पड़ेंगी आरएसएस को कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। विपक्ष के नेताओं का जो हश्र किया है, सिटिंग मुख्यमंत्री तक नहीं बख्शे, और जो उनके फिर ईडी की जो सारे के सारे रिकॉर्ड आए कि आज तक 2 लोगों की सजा हुई है 11 साल में, बताइए आप, 2 लोगों तो, की तो, सजा हुई नहीं तो हुई, सर परिणाम तमाम देखिए। तमाम संवैधानिक संगठनों का जो हश्र हुआ, उस हश्र से अमित शाह साहब के हाथ काले हैं। गडकरी साहब जो है वो, उनका क्या रोल है? लगातार उनके नाम की भी चर्चा हो रही है जब से मोदी जी संघ के मुख्यालय में घुसे हैं, ये तब से और अभी तक गडकरी मोदी जी के साथ साथ चर्चा में बने हुए हैं। क्या गडकरी साहब ही मोदी जी के संघ मुख्यालय जाने की मजबूरी के पीछे वजह है कि गडकरी की सेटिंग ज्यादा मजबूत चल रही थी, मोदी जी की चिंता की लकीरें उसी वजह से बढ़ी और भाग करके मुख्यालय जाना पड़ा? राय साहब, ये आज से नहीं है, ये 2013 में भी वही घटनाक्रम था और आज भी वही घटनाक्रम। नितिन गडकरी फॉर ऑल टाइम्स, मोदी की तुलना में अगर संघ की चले तो नितिन गडकरी इज देयर फर्स्ट चॉइस। आपको उस पूरे घटनाक्रम में जाना पड़ेगा जिन हालात में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था। अगर आप 1 मिनट दे तो मैं दर्शकों के लिए एक बार रिवाइज कर दूं उस एक लाइन में। आपको याद है बीजेपी 2014 में अटल जी के टाइम में चुनाव हार गई, 2004 में हार गई थी, फिर 9 में फिर हार गई, 13 के अंदर एक पूरे का पूरा मोमेंटम बनाया गया
अन्ना हजारे और तमाम इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके पीछे कौन था, आरएसएस था, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। उस समय बीजेपी के पास क्या था, आप और सारा देश ये जानता है, हम, कि भाई एक चेहरा चाहिए, एक क्रेडिबल चेहरा चाहिए जो बीजेपी की नैया को पार लगा सके। उससे आगे की एक कहानी और है। उस समय बीजेपी के पास उतना रिसोर्स नहीं था, फाइनेंस नहीं था, क्योंकि 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर थी। तो उस समय यह आया कि भाई प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी किसको घोषित किया जाए। अडवाणी जी 2009 में फेल हो गए थे, नहीं बनवा पाई सरकार। उस समय अंदर की बात यह है कि तब यह आया था कि भाई पार्टी का पूरा चुनावी खर्चा कौन उठा लेगा। और उस समय मोदी जी की सबसे बड़ी मजबूती क्या थी, एक सूत्री। छोड़ दीजिए बाकी, संघ की चॉइस तो तब भी शिवराज चौहान थे, संघ की चॉइस तो जब भी नितिन गडकरी थे, तमाम लोग थे। लेकिन जो चुनाव का खर्चा उठा लेने की बात, पूरे का पूरा चुनाव कैंपेन की, वो केवल और केवल मोदी जी के पास था। दैट वाज ड्यू टू अडानी एंड अंबानी। और अडानी और अंबानी ने 2012 में गुजरात में, अहमदाबाद में, किसी को ये बताया कि इस बार हम प्रधानमंत्री मोदी जी को लॉन्च करवाएंगे, उनको प्रोजेक्ट करवाएंगे 2012 में। आई तो ये पूरे के पूरे एक बैकग्राउंड है। चूंकि मोदी जी के पास एक पूरा चेहरा था, गुजरात का एक सोकॉल्ड मॉडल था, जो आपके डोंगी मीडिया ने उसको एक खास अंदाज में उसको प्रोजेक्ट किया। दूसरा, मोदी जी के पास इतनी हैवी फाइनेंशियल बैकिंग थी जो बीजेपी के किसी और लीडर के पास नहीं थी। उस टाइम अरुण जेटली भी थे, उनका खुद का अपना बहुत बड़ा क्लाउड था, लेकिन अरुण जेटली खुद चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे पार्टी की, तो छोड़ दीजिए, पंजाब में हारे चुनाव लहर के बावजूद भी, नवजोत सिद्धू से। तो मोदी उनकी मजबूरी में लाए गए थे, क्योंकि पूरी पार्टी का, आप क्या सोचते हो, राजनाथ, मोदी राजनाथ प्रेसिडेंट थे उस टाइम, राजनाथ को अच्छा लगा होगा कि अपने से जूनियर को मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर रहे हैं। सारी की सारी सेटिंग आरएसएस की कनकरेंस से हुई, सहमति से हुई, कि भाई सारा खर्चा मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। यहां ये है असली कारण मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए तब लॉन्चिंग का। उसमें तमाम लोग उसके बाद तो जब सिस्टम हाथ में आ गया तो उन्होंने हाँकना शुरू कर दिया। गुजरात मॉडल क्या था कि हर एक सिस्टम को अपनी जेब में डाल के चलो, हर चीज का रिमोट बना दो। तो उन्होंने गुजरात मॉडल देश में लागू किया है नहीं, मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, जांच एजेंसियां, किसी की मजाल हो तो बता दीजिए। तो मोदी जी की सक्सेस का कारण ये है। नितिन गडकरी की आपने बात की, नितिन गडकरी तब भी संघ की चॉइस थे, आज भी संघ की चॉइस है, और एनी गिवन डे गुजरात लॉबी से कहीं ज्यादा क्लोज वो संघ के हैं। एक तो उनका स्वभाव, एक वो सबको एकोमोडेट करके चलते हैं, एरोगेंट नहीं है उस लेवल के। और दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को तो छोड़ ही दीजिए, सीनियरिटी है, प्रॉपर टाइप के, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी पार्टी में नहीं, अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक, उनको लेकर के, उनकी छवि को लेकर के किसी को आपत्ति नहीं। मोदी और शाह ने देश के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक खास तरह की राजनीति पैदा की। और वो क्या है, वो है शत्रु की राजनीति। या तो आप मेरे मित्र हो या शत्रु हो, बीच की सवारी नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट लाइक दैट। देयर यू आर पॉलिटिकल अपोनेंट, आप राजनीतिक विरोधी होते हैं। लेकिन इन्होंने एक नई परिभाषा दे दी शत्रुता की, और उसी के परिणाम आप पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, पूरे सिस्टम के अंदर देख रहे हैं। तो नितिन गडकरी उस मामले में एन नंबर ऑफ टाइम्स बेटर है संघ के लिए ऑन एनी गिवन डे। और आप, कई लोग कहते हैं कि योगी, मैं नहीं मानता योगी किसी रेस में होंगे। योगी डजंट कम फ्रॉम द आरएसएस कार्डर्स, नंबर 1। नंबर 2, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और उनका तमाम, वो प्रधानमंत्री पद की बहुत तरह की जिम्मेदारी होती है। और मोदी को प्रधानमंत्री बना के आज आरएसएस भी समझ रहा होगा कि किस तरीके से ट्रंप व्हाइट हाउस में खड़ा करके क्या किया उन्होंने हमारे साथ। तो आगे से जब भी, गडकरी के साथ तो ये नहीं कर सकते ना, राजनाथ के साथ तो नहीं, उनको समझ में भी आएगा जो ट्रंप बोल रहा है, और वो उसका जवाब भी दे पाएंगे। मोदी जी तो नहीं दे पाए ना जवाब। तो सर गडकरी ये तो ठीक है, फार बेटर। ये तो ठीक है, हम व्यक्ति के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताएं, जब आपने अभी अडानी अंबानी का जिक्र किया कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था ये सारी चीजें कि वो प्रधानमंत्री बदलने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी लॉन्च होने जा रहे हैं, मोदी जी लॉन्च हुए, चुनाव जीते, बहुमत आया, प्रधानमंत्री बने, तीसरा कार्यकाल निभा रहे हैं, तो फिर अब हम बार बार ये कैसे कह रहे हैं कि संघ बदलेगा या संघ बदलेगा? फिर तो अडानी अंबानी बदलेंगे ना, और अडानी अंबानी के लिए मोदी जी से ज्यादा मुफीद और भी कोई होगा क्या? नहीं, गडकरी उनसे कोई समस्या नहीं। सिर्फ गडकरी, योगी के ऊपर हो सकता है वो चांस लेना ले। मैं वही कह रहा हूं, गडकरी इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। देखिए, पहली कोशिश उन दोनों की क्या होगी, अडानी अंबानी की। और अब तो आप बेशक अंबानी को हटा भी दीजिए फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अंबानी के जितने भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आप लगातार देखेंगे, जो स्पाइरल प्रॉपर्टी हुई है, जो एसेट स्पाइरल हुए, वो केवल अडानी के हुए हैं। अंबानी को उतना लाभ नहीं हुआ है विज अडानी।
ये लगातार देखिए आप, जब से मोदी आए, वो जिस तरह के मौज उनकी बनी है, वैसे अंबानी कभी नहीं हुई। पॉलिसीज के अंदर छिटपुट वो होगा रिलैक्सेशन। तो बेसिकली क्या, आप सिर्फ अंबानी को मान के चलिए। और अंबानी आज की तारीख में अगर ईमानदारी से पूछे आप, तो हिंदुस्तान के लिए, अगर अपेरेंटली देखें, अमेरिका के अंदर इंडाइटमेंट देख लीजिए, बाकी देशों के अंदर जो जुलूस निकला उनके प्रोजेक्ट्स का, तो मोर ऑफ ए लायबिलिटी देन एन एसेट आज की तारीख में। अंबानी का बिजनेस मॉडल ये कह रहा है। आपने बांग्लादेश में देख लिया, आपने श्रीलंका में देख लिया, आपने तमाम देशों के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लिया, केन्या ने भगा दिया। तो ये चीजें छोटी नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि जो अपने क्या नाम है गडकरी आएंगे, गडकरी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। गडकरी भी बेसिकली विशुद्ध व्यापारी व्यक्ति है, बिजनेस से आए हैं वो, और वो सबको सुलभ भी है एक तरीके से। उनके अंदर वो एरोगेंस नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो दुत्कारते नहीं है किसी को, और सबको साथ लेकर चलने का मादा है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मोदी और शाह तो किसी से बात करना ही पसंद नहीं करते ना, बियॉन्ड ए पॉइंट। अपोनेंट हो चाहे अपनी पार्टी का हो, या तो आप उनकी गोदी में हो और नहीं तो आप उनके सामने हो। तो बेसिकली क्या है कि आरएसएस अगर उसकी चली, तो मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि उनकी पहली चॉइस नंबर 1 पे अपने गडकरी होंगे। एज इज ऑल्सो ऑन हिज साइड, और तमाम तरह की उन्होंने जो पिछले 10-11 साल में जो आरएसएस की सेवा की है पैन इंडिया, और उनका जो पुराना संबंध, इज बेसिकली फ्रॉम नागपुर, वहीं पे पले बड़े, वही सारी चीजें हैं, प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अब देखिए मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं भागवत जी के पिता से मैंने शिक्षा पाई है। तो वो सीधा उनसे एक पर्सनल कनेक्शन जोड़ने में चूके नहीं। तो हर तरह की चीज चल रही है। एक लाइन में आपको बता दूं बिल्कुल साफ, कि मोदी जी अपनी इच्छा से कोई पद छोड़ने वाले नहीं है, ना वो रिटायरमेंट लेंगे। उनको जब भी बदला जाएगा, हटाया जाएगा, ही हैज टू बी ईज्ड आउट, और उसके लिए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। उसमें सक्सेसर की टर्म्स एंड कंडीशन मानी जाएंगी उस स्टेज पर, इसमें मुझे गंभीर शक है। अब लेकिन फिर वही, अब शाह साहब फिर क्या करेंगे अगर मोदी जी जब रिटायर हो जाएंगे, या मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे, या सत्ता से हटा दिए जाएंगे, सारी चीजें, लेकिन शाह साहब के लिए आप क्या परफेक्ट दायित्व देखते हैं जहां वो फिट इन किए जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही किनारे कर दिए जाएंगे? राय साहब, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक बात तय है कि अमित शाह का जो ओवरऑल व्यवहार रहा है पार्टी के अंदर भी, किसी के साथ भी देख लीजिए आप, जो भी उनकी सेकंड लाइन थी, बेसिकली तो शिवराज और सारे जितने भी लोग थे, शिवराज, वसुंधरा, अगर उनको देखो आप, गडकरी, सारे सीनियर हैं, लेकिन उनका जो हश्र हुआ है, किसी के हाथ से भजनलाल की पर्ची निकलवा दी, किसी के हाथ से मोहन यादव की पर्ची निकलवा दी, ये देखा ना आपने अपनी आंखों से। और उसके बाद अमित शाह का क्या होगा, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है। जहां तक मेरी सामान्य बुद्धि कहती है, गडकरी आ जाए या कोई भी आ जाए, पहली बात तो वो उनको कैबिनेट में नहीं लेंगे, और अगर ले लिया तो बहुत कोई इरेलीवेंट से पद के ऊपर, कि जैसे शिवराज चौहान को कृषि मंत्री बना करके बिठा रखा है, जो आज राजनाथ जो है, राजनाथ को रक्षा मंत्री बना रखा, पहले गृह मंत्री बना रखा था। क्यों? क्योंकि राजनाथ की किसी से उस तरह की आपस की नहीं थी। अमित शाह ने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी को नहीं बख्श रखा। तो वैसे में गडकरी हो चाहे कोई भी हो, उस समय जो भी आएगा, वो मान के चलिएगा वो मोदी से अपने स्कोर सेटल करेगा। मोदी से तो स्कोर सेटल कर नहीं पाएगा, तो चले गए। तो उनका नंबर 2 जो भी है, जो उनका सबसे प्रिय है, फिर निशाने पे वो होगा, और वो कौन है वो आप भी समझ सकते हैं। मोदी यानी जी की यानी सत्ता, गडकरी साहब अपने हर अपमान का चुन चुन करके बदला लेंगे, और अमित शाह साहब उसके शिकार होंगे। जो सबसे ज्यादा आनंद लेगा किसी सत्ता में, जब वो सत्ता बाहर होगी, तो उसका कोई ना कोई खामियाजा ही भुगतेगा ना। ये तो एक एक्शन का बिल्कुल। रिएक्शन है, साधारण सी चीज है। आप 10 साल तक, 11 साल तक, 15 साल तक यू आर कॉलिंग दी शॉट्स। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, जो मर्जी आए आप करते हैं चाणक्य बन करके। तो सारे दिन तो सदा एक जैसे नहीं रहते ना, कभी तो समय आएगा, और जब समय हम्म आएगा तो समय बड़ा क्रूरता के साथ हिसाब करता है। ये तो इतिहास है। हम्म मोदी मोदी जी के सितारे बुलंद हैं, और सनी की साढ़े साती जो है वो अमित शाह साहब के सिर पे जो है वो मंडराते हुए दिखाई दे रही है। पूरी पूरी चीजें उन्हीं की तरफ घूम रही हैं। सत्ता, मोदी जी चाहे सत्ता से रिटायर हों या हटाए जाएं, संघ उनको राष्ट्रपति बनाए या कुछ और बनाए, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली है, वहां भी भर दिए जाएं, नहीं पता, लेकिन अमित शाह साहब के सितारे जो है वो गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनली तो ये दिखाई दे रहा है। अपेरेंटली यही दिखाई देता है। बाकी संघ की जो क्या कार्य प्रणाली होगी, क्या नहीं होगी, देखिए, संघ ने रह करके तमाम ऐसे मसलों पर, अटल जी से बड़ा कौन था बीजेपी के एज ए हम्म पार्टी,
सत्ता से जाने के बाद कहाँ चले गए अटल जी? अडवाणी जी का कितने सेकंड में, जब वो पाकिस्तान गए थे उसके बाद किस तरीके से उनका कद नीचे होता चला गया, जिन्ना की बाजार वाला एपिसोड और वो सारा। और उसके बाद 2013 तक तो पूरे एक्टिव थे वो। जैसे ही मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया, कहाँ चले गए वो तो लूप लाइन पे भी नहीं मिले। बिल्कुल। तो संघ संघ जब करता है ना राय साहब, देखिए संघ जब करता है तो फिर आप ढूंढते रह जाते हैं। मोदी ने चूंकि लार्जर देन लाइफ स्टेटस अटेन कर लिया, 3 बार के प्रधानमंत्री हो गए, देश के इतिहास में उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया, तो वैसी सूरत में उनको एकदम यूं दूध में से मक्खी की तरह आप शायद ना निकाल पाए। तो उनके लिए एक सेफ एग्जिट, एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट हो सकता है, संघ सोचे। और वो जरूरी नहीं है 75 साल वाला बहाना, वो तमाम लोग उसके कयास लगा रहे हैं, तमाम लोग उसमें, जैसे मान लो कल नाइक ने कह दिया वहां महाराष्ट्र में कहा, या उससे पहले केजरीवाल कह रहे थे, वो इनकी दुखती रगों को छेड़ते रहते हैं बीच में, संजय राउत और ये सब लोग। लेकिन कब क्या करना है वो तो संघ ही डिसाइड करेगा, उनकी अपनी एक प्रायोरिटीज के सवाल है। हो सकता है वो बिहार का इंतजार कर रहे हो, भाई बिहार को भी कब्जा लो, महाराष्ट्र जैसे कब्जा लिया, ये एक बार बिहार को भी कब्जे में आ लेने दो, फिर देख लेते हैं। यू नेवर नो देयर आने प्लान ऑफ थिंग्स। आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमित शाह साहब किस भूमिका में रहते हैं भारत की राजनीति में, क्योंकि आज पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी राजनीति के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। एजेंसियों के सदुपयोग से लेकर के और मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने तक की जितनी भी घटनाएं हैं, उन सब के पीछे शाह साहब की जो है वो गणित मानी जाती है। अब उनके लिए क्या गणित तैयार कर रहा है संघ, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।